हेलो हेलो। चलिए, तो देखो आज जो होना है वो आपका सेट 12 होना है। और कल मैंने टॉपिक दिए थे गरीबी, 5 ईयर प्लान, कृषि क्रांतियां, जीव विज्ञान, ग्रंथि और हार्मोन, भूगोल में महासागरीय धाराएं। पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े कोई नहीं, मैं करा दूंगा। बाकी कल भारत की जनगणना 2011, भारत की प्रमुख योजनाएं आपको पढ़नी है। कम से कम भी नहीं तो कोशिश करना कि 1977 से आप पढ़िएगा, 1977 के बाद से। तो 1977 से 2014 तक ज्यादा से ज्यादा 15-20 योजनाएं, मोटा मोटा देखना है। जैसे खास करके जो बड़ी योजनाएं हैं, जैसे वो हो गया आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। तो ऐसी कुछ बड़ी योजनाएं हैं, ड्वाक्रा है, ठीक है, वो आपको ट्राइसेम है, ये कुछ योजनाएं हैं वो। बाकी मेन 2014 के बाद जो शुरू करी मोदी सरकार में। और आप ये ध्यान रखना, इसलिए योजनाओं से क्वेश्चन उठेंगे क्योंकि इस बार ज्यादातर योजनाओं को 10 साल हो रहे हैं। तो जिन योजनाओं को 10 साल इस साल हो रहे हैं, यानी 2015 की योजनाएं, उनको अच्छे से चाट लेना बिल्कुल। जैसे आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो मुद्रा शुरू की गई थी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा यानी जो एसएमई को लोन देने के लिए शुरू किया गया था, वो इंपॉर्टेंट है, उससे इस बार क्वेश्चन आ सकता है। 2015 में मेजर 5-6 योजनाएं स्टार्ट हुई हैं, उनको आप जरूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 10 साल पूरे हुए हैं तो सरकार ने उन पे अपना विश्लेषण दिया है कि भाई क्या क्या हमारा अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये देख लेना। बाकी बजट 2025-26 से ज्यादा कोई ऐसी क्वेश्चन की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक सी बात है, बजट किस चीज पे आधारित है, बजट में सरकार ने क्या क्या राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्या है, कितना है, उसमें सब पे आप वो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है रंग। मैं इस चीज पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा गरीबी पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। पढ़ाने से पहले गरीबी पहला टॉपिक था, गरीबी के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। गरीबी, देखिए भारत में जो गरीबी की परिभाषा निर्धारित होती है वो होती है मासिक व्यक्ति प्रति व्यक्ति व्यय से। मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, इसे बोला जाता है MPCE, यानी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। यानी हमारे यहाँ गरीबी आकलन का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कितनी आय से कम वाले गरीब होंगे, ऐसे होगा। मेन जो है तरीका, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, वो है मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, कि एक व्यक्ति कितने रुपए महीने में खर्च कर पा रहा है, तब वो गरीब होगा और कब वो गरीब नहीं होगा। यही होती है, इसे ही कहते हैं गरीबी रेखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो गांव में निर्धारित कर दिया 32 रुपए, यानी दिन का जो व्यक्ति 32 रुपए खर्च कर पाता है वो गरीब नहीं होगा, जो नहीं कर पाता है वो गरीब होगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं MPCE। आज तक इस MPCE के निर्धारण के लिए अनेक समिति बनी है, अनेक समिति बनी, और इन समिति में जो मेन इंपोर्टेंट समितियां हैं वो 3 हैं। एक है जिसे कहते हैं लकड़वाल समिति, लकड़वाल समिति। एक है जिसे हम बोलते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, और एक है रंगराजन समिति, रंगराजन समिति, ठीक है जी। लकड़वाल समिति 1989 में बनी है। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में इसकी गठित हुई है, 2004-5 में, और ब्रैकेट में 4-5 लिख देता हूं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको 5 ना दे 4 दे दे। और रंगराजन समिति 2012 में गठित हुई है। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, जैसे ये 1989 में बनी, तो इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी क्या होना चाहिए। इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, इसने 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। ज्यादातर गरीबी का अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इन 3 समितियों से बनेगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मेन गेम क्या है? मेन गेम ये है, इन्होंने निर्धारित करी गांव के लिए और शहर के लिए MPCE।
एमपीसीई का मतलब क्या होता है पता है? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, यानी इसे बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लकड़वाल समिति ने क्या गरीबी रेखा निर्धारित करी थी, ये मासिक है, तो इसने गांव के लिए एमपीसीई निर्धारित किया 228 रुपए और शहर के लिए किया 264 रुपए। सुरेश तेंदुलकर समिति ने किया 816 रुपए और शहर के लिए किया 1000 रुपए। इसने गांव के लिए किया 972 रुपए और शहर के लिए किया इसने 1407 रुपए। अब आप कहोगे सर इसे याद करना है? हाँ याद करना है। ये क्या है? ये है गरीबी रेखा गांव के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार यानी गांव का कोई व्यक्ति अगर 916 रुपए खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। शहर का कोई व्यक्ति 1000 रुपए खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर 972 रुपए कोई खर्च कर पा रहा है गांव का व्यक्ति, इस समिति के अनुसार वो गरीब नहीं है। और अगर वो उतने कर पा रहा है तब वो भी गरीब नहीं है। जो नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। अब एक क्वेश्चन और यहां से बन जाता है, वो क्या है? इस डाटा के अनुसार हमारे देश में जो गरीबी थी वो लगभग 21.9% थी। हमारे देश में टोटल गरीबी का जो आंकड़ा था वो इतना था। और इसके अनुसार जो आंकड़ा था ज्यादा होगा या कम होगा? अगर इस डाटा को हम फॉलो करेंगे तो देश में गरीब बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? बढ़ जाएंगे। रीजन? क्योंकि अब तो 900 वाला भी गरीब हो जाएगा, 950 वाला भी गरीब हो जाएगा। शहरों में जो पहले 1100 खर्च कर रहा था, 1200 खर्च कर रहा था, 1300, वो गरीब नहीं था, लेकिन अब वो भी हो जाएगा। तो इसके अनुसार देश में गरीब जो थे वो लगभग 29.5% थे। ये दोनों डाटे पर स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या आएगा? अरे अभी पूछा भी है किसी यार, एक पेपर में पूछा है। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी कितनी थी? मतलब ये कोई डाटा है गरीबी का, ये डाटा आपको याद ही रखना है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है मामला, ठीक है। ये 2014, 2009 ये सन भी पूछता है सुरेश तेंदुलकर समिति का, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट डाटा। हालांकि इससे पहले कुछ और समिति और बनी थी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनका सन याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं बता देता हूं। एक तो 1971 में नीलकांत डांडेकर व बीएम रथ फार्मूला, और एक 1979 में बनी थी वाई के अलग समिति। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में मैं बताता हूं, ठीक है। आपको इसमें से 4 समितियां उठा के देगा और कहेगा इनके गठित होने का क्रम लगाइए। 2 ये दे देगा, 2 इसमें से दे देगा, या 1 उसमें से दे देगा, 3 इसमें से दे देगा, और कहेगा क्रम लगाइए। सबसे पहले जो आपके देश में निर्धारित करने के लिए गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जो समिति बनी है वो समिति कौन सी बनी थी आपकी? नीलकांत डांडेकर और बीएम रथ फार्मूला। इन्होंने कैलोरी कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद 1979 में बाई के अलग समिति बनी, ठीक है। रिकमेंडेशन इंपोर्टेंट नहीं है, मत याद करना। उसके बाद बनी है आपकी ये समिति जिसे हम कहते हैं लकड़वाल समिति। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, 2 स्टार लगा दो। ऊपर वाले को तो फिर भी एक बार को ना पूछे, लेकिन लकड़वाल समिति तो बहुत इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा। ठीक है। और सुरेश तेंदुलकर समिति भी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ठीक है। और रंगराजन समिति, ये तीनों समितियां आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। अच्छा, गरीबी का अभी तक आपसे ये पूछता था कि गरीबी का मापन कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था ये करता था NSSO, लेकिन अब NSSO प्लस CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को मिला दिया है, और मिला के क्या बना दिया है? NSO बना दिया है। तो अब तो गरीबी का भी मापन और नेशनल इनकम का भी मापन कौन करता है? NSO करता है। फिलहाल मैं भी पूछ लें आपसे और दे दे तो NSSO करता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, NSSO अभी तक करता था गरीबी का मापन, लेकिन शायद 2019 के आसपास NSSO और CSO को आपस में मिला के क्या बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अभी इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। बेसिक सी बात समझ में आ गई गरीबी के बारे में, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर डीप और ज्यादा गया, ये पहले करिए फिर बताता हूं। हो गया, नोट कर लिया, हो गया क्लियर। इसके अलावा दो चीजें और पूछ सकता है गरीबी से, एक है लॉरेंज वक्र और एक गिनी गुणांक से क्वेश्चन कभी आ गया सो आ गया, वैसे चांस नहीं है गिनी गुणांक और इनसे। तो इसमें दो फैक्ट याद रख लो आप। लॉरेंज वक्र का मान अगर किसी देश में ये हो, एक्चुअली गरीबी से क्या, ये देश में दिखाते हैं असमानता को, ये दोनों चीजें दिखाते हैं आय की असमानता। अगर किसी देश में लॉरेंज वक्र 45 डिग्री पर है, यानी लॉरेंज वक्र इस तरीके से है, अगर 45 डिग्री पर है लॉरेंज वक्र, इसका मतलब होती है पूर्ण समानता। लॉरेंज वक्र जितना दूर होगा, जितना ऐसे होगा, मान लो ऐसे है या और ऐसे है या और ऐसे है, जितना दूर होगा उसका मतलब है उतनी ही असमानता। यहां से एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या, ऐसे आपको 4 ग्राफ आएंगे बने हुए और कहेगा कि बताइए किस ग्राफ में पूर्ण समानता है, या कौन सा ग्राफ पूर्ण समानता को दर्शाता है। ये वाला दर्शाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा ज्यादा असमानता को दर्शाता है, ये वाला ज्यादा असमानता को दर्शाता है। यानी ये लॉरेंज वक्र जो है, अगर ये 45 डिग्री रेखा पर है तो ये दिखाएगा पूर्ण समानता को, और जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा, जितना दूर होगा उतनी ही क्या होगी, आपकी असमानता होगी। बस हाँ, यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। गरीबी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, गिनी गुणांक 45 डिग्री रेखा के जितने करीब होता है उस देश में उतनी ही असमानता होती है। गलत। जितना दूर होता है उतनी असमानता होती है, जितना पास होता है उतनी ज्यादा उस देश में समानता होती है। संसाधनों का वितरण उस देश में उतना बेहतर होता है। अगली बात, गिनी गुणांक के बारे में क्या पूछ सकता है। अगर किसी देश में गिनी गुणांक का मान 0 है, 0, तो उस देश में है पूर्ण समानता, और अगर किसी देश में 1 है तब है पूर्ण असमानता। अब इसे समझाने का समय मेरे पास है भी नहीं और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हालांकि इकोनॉमिक्स में मैं इस पर डिटेल पे एक क्लास लगाता हूं पूरी की पूरी 1.5-2 घंटे की। अगर 0 है गिनी गुणांक तब तो पूर्ण समानता है, 1 है पूर्ण असमानता। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा किसी देश का गिनी गुणांक, या किसी देश में जो है, या ऐसे करके दे देगा आपको, ऐसे, और ये कहेगा निम्न गिनी गुणांकों में से सबसे कम असमानता वाला गिनी गुणांक कौन सा होगा। जिसमें सबसे कम असमानता होगी यानी सबसे ज्यादा समानता होगी, तो जो 0 के पास है, कौन सा है, पॉइंट ये, तो सबसे ज्यादा समानता इस देश में है, फिर इसमें है, फिर इसमें, और सबसे कम समानता यानी सबसे ज्यादा असमानता वो किस देश में है, आपके इसमें है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो जितना 0 के करीब होगा उतना ही उस देश में क्या होगी, समानता होगी, और जितना 1 के करीब होगा उतनी क्या होगी, असमानता होगी। बस ये रटना है आपको, चांस है आ जाए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी में मैं हवा में उड़ा दे रहा हूं इसको। यहां से स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आ सकता है दोनों को जोड़ के। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला, जिस देश में गिनी गुणांक का मान 0 होता है उस देश में पूर्ण असमानता होती है। गलत है, सही है, गलत है, उस देश में पूर्ण समानता होती है। जिस देश में गिनी गुणांक का मान 1 होता है उस देश में पूर्ण समानता होती है। गलत है, पूर्ण। किसी देश का लॉरेंज वक्र 45 डिग्री रेखा से जितना अधिक दूर होता है उस देश में उतनी ही असमानता कम होती है। गलत है।
ठीक है, उतनी ही ज्यादा असमानता होती है। बस ये 4-5 लाइनें हैं जो आपको ध्यान रखनी। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस की साइड। पहला है सुरेश तेंदुलकर समिति कब बनी है? 2005। किस पर बनी है? गरीबी पर। ने गरीबी रेखा को न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं के आधार पर परिभाषित किया था। ठीक है, अभी बात करते हैं न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं के आधार पर परिभाषित किया था। ठीक है, अगला है रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति की तुलना में उच्च गरीबी अनुमान प्रस्तुत किया था। ये कह रहे रंगराजन समिति ने जो गरीबी बताया था आंकड़ा वो ज्यादा बताया था, बिल्कुल। इसके अनुसार कितना आई थी? 29 ठीक है 5, और इसके अनुसार कितनी थी? 21। ठीक है, तो ऐसे में ये वाला क्या है? ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एक मिनट, गलत थोड़ी है, सही है। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका कैसा है? सही है। तो दूसरा वाला सही है। पहला वाला क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी रेखा को न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं के आधार पर परिभाषित किया था। यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी, आप यहां देखोगे यहां पर अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, समय भी चेंज हुआ है, लेकिन आप देखोगे यहां पर बहुत ज्यादा पेमेंट बढ़ गया है, खर्च बहुत ज्यादा। यहां पर डे का निकाल करके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा सही से 10 रुपए भी नहीं पड़ रहे हैं पर डे के खर्च के। क्योंकि लकड़वाल समिति में जो खर्च निकाला गया था वो न्यूनतम पोषण आवश्यकता के आधार पर निकाला गया था। लेकिन तेंदुलकर समिति ने कहा कि आप गरीबी की परिभाषा केवल खाने से बताओगे क्या? गरीबी की परिभाषा में शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। इस सिस्टम को हम बोलते हैं बहुआयामी। यानी सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो गरीबी का निर्धारण के लिए जो एमपीसी दिया था उसमें केवल खाने वाली नीड नहीं थी, केवल उसमें न्यूनतम पोषण आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसमें साथ में और चीजें भी ली गई थी। यानी शिक्षा भी, ये भी। तब सोचिए, शिक्षा, जूते, कपड़े सब कुछ लगाने के बाद भी जो एमपीसी बैठ रहा था गांव के लिए वो 1 महीने का कितना है? 816। आज 816 रुपए हम कुछ, आप देखिए ना, कुछ है थोड़ी वैल्यू। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। यहां पर होना चाहिए था गरीबी रेखा को बहुआयामी आधार पर निर्धारित किया। बहुआयामी में क्या आ गया? पोषण भी आएगा, इसमें शिक्षा भी आएगा, इसमें हेल्थ भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो है वो केवल ये नहीं कहा था कि जो खा ले रहा है वो गरीब नहीं है। नहीं भाई साहब, खाने की बात छोड़िए, साथ में क्या शिक्षा सुविधा उसे मिल रही है। तो इसलिए एमपीसी आप देखोगे लगभग 4 गुना हो गया था, लगभग 3 से 4 गुना हो गया था, क्योंकि इसमें बाकी आवश्यकताओं को भी शामिल कर लिया गया था। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? केवल दूसरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान गरीबी रेखा अपनाने की सिफारिश की थी? नहीं। क्यों? शहर के लिए एमपीसी कितना दिया? 800, सॉरी गांव के लिए कितना दिया? 816, और शहर के लिए एमपीसी कितना दिया? 1। इसका मतलब 1 नहीं थी, अलग अलग थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय आधारित पद्धति के स्थान पर बहुआयामी गरीबी मापने की सिफारिश की थी। ये सही है, तो स्टेटमेंट दूसरा सही है। आंसर क्या होगा? केवल 2। केवल 2। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में गरीबी की गणना परिवार के औसत मासिक उपभोग व्यय के आधारित होती है। हाँ, मासिक उपभोग व्यय, इसे ही तो बोलते हैं एमपीसी। तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हाँ, इस सूचकांक से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको एक काम करना है, आपको 2024 में इस सूचकांक को पढ़ना है जो इसकी रिपोर्ट आई है। देखो, ये सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वो क्या करता है, वो जारी करता है इस सूचकांक में, ये बताता है किस देश में कितनी गरीबी है। लेकिन ये किस आधार पर बताता है, ये बताता है कि उस देश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, और उस देश में जीवन स्तर क्या है। और इस तीनों चीजों को मापने के लिए ये 10 संकेतकों का प्रयोग करता है। 10 संकेतकों का प्रयोग क्या है, इसका मतलब समझिए। यूएनडीपी, यूएन के तत्वाधान में काम करने वाला एक संगठन है। इसने 2010 में एक सूचकांक की शुरुआत की थी जिसका नाम है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये सूचकांक पूरे देश में वहां के 10 इंडिकेटर को ये चिन्हित करते हैं। क्या है 10 इंडिकेटर? उसमें से कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कुछ शिक्षा से रिलेटेड है, कुछ जीवन स्तर से रिलेटेड है। तो ये क्या करते हैं, इनको इंडिकेटर कैसे है कि लोग घरों में खाना बनाने के लिए कितनी % जनसंख्या लकड़ी का प्रयोग कर रही है, कितने लोग जो है वो किस प्रकार का उन्हें भोजन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं उन्हें त्वरित स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है, कितने लोग कॉलेज में इनरोल्ड हो रहे हैं। ऐसे करके 10 इंडिकेटर के आधार पर ये बताता है ये सूचकांक किसी देश में कितने गरीब हैं। तो इस सूचकांक के अनुसार अगर हम बात करें तो आपके देश में सबसे ज्यादा गरीब जो है वो बिहार में है। हालांकि बिहार ने काफी हद तक सुधार किया है। तो मैं हालांकि सूचकांक में भले ही इसे करा दूं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अलग से सर्च करके पढ़ना है कि भारत में इसमें क्या सुधार हुआ है। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। तो कह रहा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल किया गया है। हाँ, बहुआयामी का मतलब होता है गरीबी मापने का एक तरीका थोड़ी है कोई। भाई खाना सबको मिल रहा है, एक आदमी अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा तो वो वैसे गरीब है। एक के पास खाना मिल रहा है, कपड़े पहन रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, घर में शौचालय नहीं है, तो भी तो गरीब है। तो कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं गरीबी मापने के, और इन्हीं डायमेंशन से गरीबी कौन मापता है? आपका UNDP मापता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, आंसर होगा C, यानी 1 और 2 दोनों सही है। रंगराजन समिति द्वारा निर्धारित की गई गरीबी रेखा सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा की गई गरीबी रेखा से अधिक थी। MPC ज्यादा था। हाँ, गांव के लिए 972, शहर के लिए 1407 बढ़ा था। बिल्कुल, तो ये सही है। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 प्रतिदिन की गरीबी रेखा, अब देखो हमें पता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने कितनी करी थी, 972 करी है ना। लेकिन यहां पूछ रहा है किसके लिए? प्रतिदिन के लिए। तो इसे भाग करके देखो आप कितने से, लगभग 30 से अप्रोक्सीमेट आप भाग करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है। तो मुझे जहां तक लगता है लगभग यही कुछ वैल्यू आएगी, यही आएगी ना जो 30 से भाग करोगे। हाँ, औसतन, क्योंकि किसी महीने में ज्यादा होते हैं, किसी महीने में कम होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 32 ही आएगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर इसका दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली, अब है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। गरीबी से करंट का कोई आंकड़ा आया तो आया, लेकिन अब अगर कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछेगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने केवल इतना डाटा पढ़ लिया जो मैंने आपको बताया, बस बहुत है डाटा। ठीक है, अगला है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। आपने देखे होंगे 1951 से 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजना बनाने का दायित्व योजना आयोग का होता था और इसे अंतिम अप्रूवल देता था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम बोलते थे NDC। एक क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि जो ये 5 ईयर प्लान थे, इसको बनाने का काम कौन करता था? इसको बनाने का काम करता था मेन योजना आयोग। योजना आयोग 1950 में गठित हुआ था। ये इसको बनाता था, इसका निर्माण करता था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है 5 ईयर प्लान को अंतिम अनुमति, फाइनल निर्णय कौन देता था? अंतिम अनुमति किसकी होती थी? यानी उसे पास करता था, अंतिम रूप से पास।
तो अंतिम रूप से पास करने का दायित्व जो होता था वो होता था एनडीसी, इसे बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। ये याद रखिएगा, ये अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अप्रूव करने की दायित्व किसके पास होता था, योजना आयोग के पास नहीं था, ये किसके पास था, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। 1951 से लेकर के 2017 तक कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना रही है। बीच का कई समय ऐसे भी रहे जो योजना विकास के रूप में रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 1966 से हमने कोई योजना शुरू नहीं करी थी 69 तक, आगे चल करके आपका देखोगे आप 78 से 80 तक हमारे वो रहा था रोलिंग प्लान, 1 वर्षीय योजना रही थी। उसके बाद 1990 से लेकर 92 तक भी हमने देखा कि कोई योजना जो है वो शुरू नहीं हुई थी। तो आपके देश में कुछ समय ऐसे रहे हैं जिस समय पर कोई योजना शुरू नहीं हुई, कुछ ऐसे कारण थे, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ के तो आए हो ना, अलग से पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा खींचेगा, मैं यहीं पे मेन डाटा क्लियर कर दूंगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर केंद्रित थी, सही है कि गलत है? सही है। इसका मॉडल पूछेगा आपसे, मॉडल क्या था इसका, पहली वाली का मॉडल पूछता है। नाम था हेराल्ड डॉमर, ये मॉडल पूछता है। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, हेराल्ड डॉमर मॉडल। हेराल्ड डॉमर या हेराल्ड डॉमर कहते हैं इसको मॉडल। हमने इसमें किस पे ध्यान दिया था, एग्रीकल्चर, कृषि पे। कब से कब तक रही पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 से लेकर 1956 तक रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर प्राथमिकता दी गई। बिल्कुल, हमने भारी उद्योग यानी जैसे इस्पात उद्योग, इन सब पे ध्यान दिया था। और ये मॉडल जो था ये कौन सा था, पीसी महल। यही है क्वेश्चन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाओं का क्वेश्चन ये है, यही है मेन चार्ज। तो ये था पीसी महलनोबिस मॉडल, पीसी महलनोबिस मॉडल, पीसी महलनोबिस मॉडल, ठीक है, इस पे आधारित था। और इसमें क्या हुआ, भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। तो इसमें कुछ उद्योग लगे होंगे, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल भाई, इसमें क्या हुआ, भारत में कुछ उद्योग लगे। कौन कौन से, जैसे आपने सुना एक राउरकेला है, भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा। भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़, ये मैं ऐसे लिखा हूं छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहां पर है, बंगाल में है। आपसे ये पूछ रहा था कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए हैं। बोकारो जो है वो तीसरे में हुआ था, ये ध्यान रखना, बोकारो इसमें नहीं हुआ था। एक और लिख देता हूं मैं इसमें, बोकारो ये कहां पर है, झारखंड, बट ये इसमें नहीं बना था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 3rd में हुई थी भाई, और इनकी हुई थी 2nd 5 ईयर प्लान में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार कि ये जो 4 इस्पात संयंत्र हैं, ये चारों स्टील बनाने वाले गवर्नमेंट के प्लांट हैं, ये किस किस देश के सहयोग से लगे थे? राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से लगा, बिल्कुल सही बात है। भिलाई रूस, ठीक है। दुर्गापुर ब्रिटेन, और बोकारो रूस की सहायता से। अगर रूस ना हो, सोवियत संघ दे दे तो सही है, उस समय पे रूस नहीं था, उस समय सोवियत संघ था, यूएसएसआर। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, 3 स्टार लगा दो, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं हुआ था? क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना रही है आपकी 51 से 56, दूसरी रही है 56 से 61। अब ये जो बोकारो हुआ है ये 64 में हुआ है, तो काफी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का पार्ट था। लेकिन बाकी ये तीनों की जो हुई है वो किसमें हुई है आपकी? अच्छा, जो दामोदर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है उसकी स्थापना 1940, हालांकि प्लान पहले ही हो चुका था उसका, पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। लेकिन आप देखोगे भारत की ज्यादातर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जो घोषणा हुई है वो कौन सी उसमें हुई है, प्रथम पहली पंचवर्षीय योजना में। रीजन कि कृषि पे आधारित है, और कृषि के लिए क्या चाहिए,
डैम चाहिए तो उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमको बनानी पड़ेंगी। तो ये लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा, दोनों। मुझे लगता है कि यहां से ज्यादा चांस रहती है क्वेश्चन कवर होने की, पहली और दूसरी योजना से। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद शुरू की गई थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई। अब देखिए, पहली वाली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966, अब 1967, 1968। ठीक है, ये दोनों वर्ष आपके गैप में आ गए। उसके बाद 1969 में शुरू की गई अगली योजना, कौन सी वाली, ये हुई पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये हुई 1969 से लेकर के 1974। ठीक है, उसके बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये 1974 से लेकर के 1978 तक रही थी। ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र योजना जो 4 वर्ष की थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी केवल 4 वर्ष में खत्म हो गई थी, क्योंकि जनता सरकार आ गई थी, उसने इसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया था, बोले यही इसको खत्म करो, हम अपना शुरू करेंगे। उसके बाद 1978 और 1978 से लेकर के 1980 तक ये चला है वार्षिक योजना। इस समय चला है रोलिंग प्लान, यानी वार्षिक योजना। ये जनता सरकार ने चलाई थी, उसने, जनता सरकार जो थी उसने वार्षिक योजनाएं चलाई 1978 से 79, 79 से 80। उसके बाद फिर शुरू हो गई 6ठी पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी ने शुरू करी 1980 से 1985। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 1900, अब फिर 2 बार योजना अवकाश आ गया 1990 से 92 तक। ये क्या रहा, अवकाश, कोई योजना शुरू नहीं करी। और फिर हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करी है 1992 से 1997। फिर तो आगे यही क्रम चलेगा। आप देखो, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017। अब आप कहोगे सर इतने सारे याद करने का क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है, करनी भी नहीं है। करना क्या है याद पंचवर्षीय योजना से, वो आपको बताता हूं। बीच में जो रुकी है पंचवर्षीय योजनाएं, वो एक रुकी है ये, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान का 65 में युद्ध हुआ था, हम बड़ी तरीके से टूट गए थे तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये योजना अवकाश रहा 3 साल, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ठीक है, तो 69 में फिर हमने शुरू करी है। 2 वर्ष ये बीच के हैं, लेकिन अगर टोटल आप जोड़ोगे 66 से 67 कोई योजना शुरू नहीं हुई, 67 से 68 और 68 से 69 कोई योजना शुरू नहीं हुई। तो ये 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। एक तो ये स्टार लगा के आप अलग से लिख लेना, योजना अवकाश। देखो आप ऐसे लिख लेना, योजना अवकाश। एक तो हुआ है 1966 से 1969, एक हुआ है 1978 से लेकर के 1980 और एक 1990 से लेकर के 1992। इस टाइम को हटा देना। हालांकि ये जो था ना, इसे कहा जाता है रोलिंग प्लान। वार्षिक योजनाएं थी, इसे कहते हैं रोलिंग प्लान। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है रोलिंग प्लान किसने दिया था? गुरनाल मिड्रल। ये नाम याद रखना, 3 स्टार मारो इस पे जल्दी, कि जो रोलिंग प्लान था जो अपनाया गया था जनता सरकार के समय, ये रोलिंग प्लान किसने दिया था? ये दिया था गुरनाल मिड्रल। गुरनाल मिड्रल ने दिया था ये रोलिंग प्लान। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको, बाकी तो सब कुछ छोड़ो।
इससे तुम खुद ईयर निकाल लोगे। अगर आपको यह पता है कि 1966 से 1969 को योजना नहीं हुई और 1978 से 80 तक वार्षिक योजना थी, और उसके बाद, अच्छा ये याद रखना कौन कौन सी योजना के बाद आया। ये वाला आया है तीसरे के बाद, ये वाला आया है पांचवें के बाद, ये वाला आया है सातवें के बाद। दो दो का है, तीसरे के बाद, पांचवें के बाद, सातवें के बाद, फिर कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये समझ रहे हो ना, तीसरा, पांचवा और सातवां। क्लियर? क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद शुरू की गई थी। इसको बोलते हैं, उदारीकरण को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, निजीकरण को बोलते हैं प्राइवेटलाइजेशन, और वैश्वीकरण को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसे बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म या एलपीजी पॉलिसी। भारत में इस पॉलिसी को लागू किया गया है 1991 में। क्यों? एक मिनट सुनिएगा, क्या होती हैं तीनों। हमारे देश में 1991 से पहले बड़ी सख्ती थी। जैसे क्या क्या सख्ती थी? हमारे देश में उद्योग खोलने के लिए बड़े नियम कानून बड़े कठोर थे। हमारे देश में हर उद्योग सरकार चलाना चाहती थी, निजी लोगों को कोई ज्यादा परमिशन नहीं थी। परमिशन थी तो वो भी उनको बहुत वो लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, बहुत सारी परेशानियां थी। वैश्वीकरण की समस्या थी, हम इंपोर्ट टैक्स बहुत लगाते थे, आयात कर बहुत हाई रहता था हमारा, इससे कि कोई विदेश का सामान हमारे देश में ज्यादा ना बिके। हमें लगता था कि जो आयात कर, ज्यादा अगर आयात करेंगे हम लोग तो उससे दिक्कत होगी, तो आयात वगैरह पे भी हम रोक लगा के रखते थे। ये तीनों स्थितियां वो थी 1991 से पहले, ये भारत के लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना चुकी थी। यानी लोग भारत से खपा होने लगे थे, विश्व के लोग, यहाँ के व्यापारी, सब लोग। उस कारण से आरबीआई का बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिगड़ रहा था। आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी होती है वो घट रही थी। तब आईएमएफ से हमने इस समय ऋण लिया और आईएमएफ ने हमें ये दवाई बताई कि आप अपने ये रिफॉर्म करिए। क्या क्या? बोले पहला तो थोड़ा उदारीकरण करिए यार, लिबरलाइजेशन करिए, जो बहुत ज्यादा कठोर नियम कानून है उसको थोड़ा कमजोर करिए, उदार करिए। दूसरा, निजीकरण करिए। हर चीज तुम ही बना रहे हो, सूती कपड़ा तुम बना रहे हो, बताओ क्या मतलब है? सूती कपड़ा, आप देख लीजिए, सूत फैक्ट्री सुनी होंगी आपने, सरकार की होती थी। कपड़ा तुम क्यों बना रहे हो? निजी कंपनी बनाएंगी ना, अंबानी अडानी इन सब लोग बना लेंगे। बताओ, टेलीकॉम का काम आप चला रहे हो यार, बीएसएनएल चला रहे हो, कितना लोड है, आप किस चीज को सरकारी नौकरी दोगे? अरे प्राइवेट चलाएंगे। देखो उसके बाद में क्या हुआ, कैसे आइडिया, ये जियो, यो, देखो आज क्या सिस्टम बन गया। इसे बोला गया निजीकरण। वैश्वीकरण, बोले हटाओ ये आयात वियात शुल्क हटाओ, कोई सामान मंगा रहा है मंगाने दो, बाहर जा रहा है जाने दो। अरे हमारे देश के लोग बाहर से मंगाएंगे, चलो ठीक है, तो फिर बाहर के लोग हमारे देश से भी तो मंगाएंगे। और हमारे देश में बेचने वाले कम है, हमारे देश में तो लोग राख बेच देते हैं, पुड़िया में बंद करके ले, सुबह शाम लगा देना गाय के, गाय दूध देगी फटाफट, ठीक है, घर की तकलीफ बिल्कुल खत्म। समझिए, तो हमने इस सिस्टम को अपनाया और ये सिस्टम हमारा सक्सेस रहा। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत, अगर ये क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण, विजीकरण, वैश्वीकरण के बाद शुरू की गई है, सही है गलत है? 92 में शुरू हुई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बट एलपीजी पॉलिसी हमने कब अपनाई? 1991। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1991 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हाँ, कौन थे? मोरारजी देसाई। कैसे हो सकते हैं, इस समय तो सरकार कांग्रेस की थी। ठीक है, मोरारजी देसाई तो 1978 में थे, 1978 में। ठीक है, कौन थे? नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। इस समय वित्त मंत्री पता है कौन थे? अब मैं आपको बताता हूं, ये आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि अभी अभी सरदार जी परलोक गए हैं। सरदार जी जो हैं, मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई। भारत में एलपीजी पॉलिसी को लागू कराने वाले व्यक्ति वो थे, वो नहीं होते तो ये नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एलपीजी पॉलिसी को ढंग से पढ़ लेना। 1991 में क्या है, हालांकि समझने वाले के लिए सारा काफी है, जितना मैंने समझा दिया उससे उसके क्वेश्चन निपट जाएंगे। ठीक, अगला है 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन और आर्थिक सुधार था। ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पर दोनों सही हैं। ठीक है, एक, दोनों, एक और दो, दोनों सही। क्लियर?
क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति की शुरुआत पर केंद्रित थी। हरित क्रांति पढ़ ली तुमने? अभी पढ़ी थोड़ी है, लेकिन हरित क्रांति जो हुई थी वो भारत में कब हुई है? हरित क्रांति भारत में हुई है 1967, 1967। तो हरित क्रांति हुई है 1967 में, और ये है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर विकास पर बल दिया गया, ये सही है, पहला गलत है। आंसर क्या होगा? केवल 2। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में 1951 में हुई, सही है। योजना, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछे हमने, किस देश से लिया था? यूएस से नहीं, यूएसएसआर, रशिया। ये रशिया का प्रोजेक्ट था। अगला, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। हाँ, ये दोनों सही है, आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 2015 में योजना आयोग क्या बन चुका है? नीति आयोग बन गया है, ध्यान रखना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा अपनाया गया, सही है। और ये सही 5, हालांकि दिया तो कायदे में 6 में गया था, लेकिन इसमें लक्ष्य भी बनाया गया था गरीबी हटाओ। तो इसका आयोग जो आंसर मानता है ना, 5वां मानता है। कई जगह 6 लिखा हुआ मिलेगा, परेशान मत होना, ठीक है। तो सही है, इस पे स्टार लगा दो 2। ये पूछ लेगा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं ना हो तब 6 लगाना। 5वीं योजना को आपातकाल के दौरान समाप्त किया गया। अब जैसे ही 5वां आएगा तो 4 वर्ष की रही है 5वीं योजना, आपको ये भी पता होगा। 1974 से लेकर के 1978 तक रही है। तो 5वीं योजना को आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिया गया था। क्या हुई है? क्या आपातकाल के दौरान समाप्त हुई है क्या? नहीं, 1977 में आपके आपातकाल समाप्त हुए। 1977 में आपातकाल आपके समाप्त हुए थे। 5वीं योजना को आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिया था। नहीं, इस योजना, पंचवर्षीय योजना में आपातकाल को 1977 देखो, इंदिरा गांधी ने 1971 में आपातकाल लगाया, ये आपातकाल चल रहा था। 1975 में फिर आपातकाल लगा दिया, उसके बाद फिर ये भी चल रहा था, और 1970 में जाके फिर दोनों आपातकाल को रद्द किया गया। तो 5वीं योजना को आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिया गया था। नहीं, योजना समाप्त हुई है 1978 में। इसे समाप्त किया था जनता सरकार ने, कहा कि इसे हम खत्म करेंगे और हम नई योजनाएं शुरू करेंगे, और तब उन्होंने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था, गुमराल मिडल वाला, जिसे वार्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, स्टार लगाओ 3। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज, सतत और समावेशी विकास। बिल्कुल तेज, सतत, 3 स्टार लगाना इस पे, ये ऐसे ही पूछ लेगा। यह योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, सही है, दोनों सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 2। ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना ने लक्ष्य आधारित योजना प्रणाली शुरुआत की। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो थी ये शुरू हुई थी 1980 से 1985। ये इंदिरा ने शुरू करी थी, इंदिरा के समय। तो सही बात है, क्योंकि स्थिति बहुत बिगड़ गई थी इस समय भारत की। भारत में गरीबी की स्थिति बहुत ज्यादा थी। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य आधारित योजना प्रणाली की शुरुआत। हालांकि देखो, लक्ष्य आधारित योजना पहले से चल रही थी, लेकिन अब अलग अलग सेक्टर वाइज लक्ष्य निर्धारित किए गए 6ठी योजना। ठीक है, तो ये सही है। यह योजना भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत इस योजना ने करी। नहीं, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो हुई है वो किसने करी है? वो 1991 में हुई थी। ठीक है, हाँ, वो जो हुआ वो तो 1991 में हुआ था। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत लेंगे। आंसर क्या होगा? केवल 1। अगला है भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है कि नहीं? भाई, भारत में लगभग ऐसे मानिए आधी खेती अभी भी वर्षा पर आधारित होती है। भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों का प्रभुत्व होता है। क्वेश्चन आता है, सीमांत किसान कौन होता है? आप सीमांत किसान किनको कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। सीमांत किसान किसको कहते हैं? जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन होती है।
बस समझ रहे हो? लगभग 1 हेक्टेयर तक जमीन जिसके पास होती है उसे क्या कहा जाता है? सीमांत किसान कहा जाता है। भारत के ज्यादातर आप देखो 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन है। 1 हेक्टेयर मतलब 15 बीघा। तो ये कह रहे हैं भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसान प्रभुत्व है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय कृषि अत्यधिक यंत्रीकृत है। अच्छा एक बार ध्यान रखना, आपको जो मैं आज भी सुबह डिबेट हो रही थी कि अगर पेपर हुआ एसएससी वगैरह का ये सब, तो उसमें अब जो क्वेश्चन है वो आपको एआई बेस्ड मिलेंगे। मैंने बताया भी था आपको, आज भी एक लड़का बोल रहा था कि सर ये सुनने में आ रहा है कि पेपर जो है वो एआई बेस्ड होंगे, यानी कि जमाना ही उसका है। मैनुअल से ज्यादा बेहतर काम जो है वो रहेगा। लेकिन अभी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी अभी नहीं पहुंची है कि आप पूरा काम उसको सौंप सके। ऐसा करेंगे तो वो इधर का उधर कर देगा। फिर ऐसा होगा कि 100 में से आपके 20 क्वेश्चन गलत, 30 क्वेश्चन गलत, 40 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाएंगे। क्या यह भारतीय कृषि अत्यधिक यंत्रीकृत है, यानी मशीनों से होता है जी पूरा काम? यही गलत है। ध्यान रखना, जब ये ज्यादा शब्द लग जाते हैं ना, अत्यधिक, अतिशयोक्ति वाले, अत्यधिक, पूर्णतः, केवल, जब ऐसे, बिल्कुल, जब ऐसे शब्द जुड़ जाए तो उसमें शंका है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पहला व दूसरा, केवल 1 और 2। भारतीय कृषि मानसून पे निर्भर है, सही बात है। भारत में कृषि श्रम प्रधान है। भारत में कृषि पूर्णतः, ठीक है, मैं तो इसी चीजों में शक में आ जाता हूं, लेकिन पूर्णतः वैज्ञानिक और यंत्रीकृत हो चुकी है, नहीं हुई है। ठीक है, भारत में कृषि में वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ये वर्ष भर सिंचाई की सही नहीं है, हालांकि ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो आपका वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ये भी उतना सही नहीं है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो हम इस वाले पे ज्यादा पहुंचेंगे। अभी भारतीय कृषि पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं हुई है और पूर्णतः यंत्रीकृत भी नहीं हुई है। अभी भी मैनुअल काम होता है। आप देखो लगाई कटाई सब कैसे हो रहा है, हाथों से हो रहा है। भारत में रबी फसलों की बुआई मानसून की, देखो सीधी सी बात है, 3 फसल होती है भाई। एक होती है जायद, एक होती है खरीफ और एक होती है जी रबी। यही पूरा खेल हो जाएगा। एक समय होता है बोने का, दूसरा समय होता है पकने का और तीसरा समय होता है जी काटने का। शुरुआत करो अपने अनुसार। यानी सबसे पहले जायद कब बोई जाती है? कब? मार्च या अप्रैल मई में। ठीक है, मान लो आप अप्रैल मई में बो रहे हैं, मार्च अप्रैल ही लिखो, सही है, मार्च अप्रैल। मई आपने छोड़ दिया, जून जुलाई में काट लिया। अब इस वाले को उठा के इधर रख दो, यानी जून जुलाई में बूदेंगे। पिछली बार 1 महीना छोड़ा था, 2 महीने छोड़ दो। क्या क्या? अगस्त, सितंबर। और काट लेंगे कब? अक्टूबर और नवंबर में इसको काट लेंगे। ठीक, फिर इसे अक्टूबर नवंबर को यहां लिया उठा के, अक्टूबर नवंबर को यहां लिया। अब छोड़ दो 3 महीने, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और फिर मार्च अप्रैल में इसको काट लेंगे और फिर दोबारा मार्च अप्रैल में ये वाली फसल होगी। यानी केवल आपको ये याद रखना, मार्च अप्रैल 2-2 महीने। मार्च अप्रैल में बोई, 1 महीना छोड़ी, अगले 2 महीने काटने के होते हैं। फिर इस वाले में हमने बो दिया, फिर 2 महीने छोड़ दिए, फिर उसमें, फिर उसको यहां रख दिया, फिर 3 महीने छोड़ दिए, फिर ये तो 1 महीना छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर कितने छोड़े? 3। तो ज्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं पता है। बाकी गांव वाले लड़कों को पता होगा, हमें पता है सीधी जब बरसात आती है और जब पानी वानी हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या शुरू करते हैं? लगाई। क्या बोलते हैं? चावल, जिसे बोलते हैं खरीफ की फसल। हाँ, यहां से फसल से आ सकता है क्वेश्चन। जायद में कौन सी आ जाती है? सब, जैसे खीरा, ककड़ी, ऐसी फसलें आ जाती हैं। खीरा, ककड़ी ऐसी फसलें आ जाती है।
खरबूज तरबूज जो जो इस समय आते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। खरबूज तरबूज ये सब इसमें आ जाते हैं। खरीफ की फसल जो है इसमें क्या क्या आते हैं जी, इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे चावल और जो नहीं वो क्या बोलते हैं उसे, बाजरा, चावल बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, ठीक है, गन्ना, तो ये सब फसल हो गई। और कई बहुत प्रकार की दालें वगैरह भी इसमें बोई जाती है। रबी की फसल में बात करें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही हैं, एक तो गेहूं है और एक जो है, बट इसके अलावा चना, मटर, सरसों, सरसों का साग, अलसी कहते हैं, अलसी भी तो होती है, सरसों भी थोड़ी अलग होती है अलसी। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, एटलीस्ट इतना तो याद रख लेते हैं, ठीक है, मतलब इतनी तो आपको याद रखना है। गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब रबी की फसल है। इनका मेन समय गुजरता है सर्दियों का। और चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना ये सब जो है वो किसकी है, आपकी खरीफ की है। कोई कुछ बोला, मतलब ज्यादातर जो दालें हैं, दलहन वाली ज्यादातर फसलें हैं वो मेरे हिसाब से खरीफ में आती हैं। लेकिन जो उड़द है, उड़द की जो फसल है, मैंने देखा है कि उड़द जो है वो उस समय सर्दियों में गुजारता है। हाँ, तो उड़द जो है रबी की फसल में आएगा, ठीक है। देखो जो आप ये देखो फसल, हालांकि अब तो क्या हो गया, अब तो ऐसी चीजें आ गई हैं, लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं, खरसैया धान ये सब देख रहे होंगे आप, ठीक है, अब बैन भी हो गए खैर खरसैया तो। मतलब किसमें नहीं, उड़द का टाइम क्या होता है बोने का, गांव वालों को ज्यादा बेहतर पता हो। अब बुए जा रहे हैं, अब खरीफ ही हुआ, लेकिन मुझे लगता है सर्दियों में उसको काटा जाता है, सर्दियों में काटा जाता है, हाँ जनवरी में काटा जाता है, लेट काटते हैं, तो इसलिए बुने का जो समय है वो यही वाला है, और लगभग जनवरी के आसपास काटते हैं। लंबी चलती है ना उड़द की फसल, अक्टूबर में। चलो मैं बो के देख लूंगा एक बार हुआ क्या है, ठीक है। देखो गांव के लोग जो है ना, आपको मैं भी गांव का हूं, लेकिन बहुत पहले चीजें पता होती थी, जा रहे हैं ये था, अरे कहाँ बोल, कहाँ पता है, उड़द बूता भी कौन है। भारत में रबी फसलों की बुआई मानसून की वर्षा के ठीक बाद की जाती है। सही है गलत है? गलत है। देखो मानसून की वर्षा के ठीक बाद होती है खरीफ। अब देखो ना, खरीफ की फसलें जब बरसात आई, मानसून आ गया, मई जून में आ जाता है, उसके बाद ये फसल बोई जाती है। रबी की फसल तो आप देखोगे लास्ट में बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में जाकर के, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। हाँ, यहां पर अगर रबी की जगह पे क्या होता, खरीफ होता, तो आप उसको आंसर को क्या मान लेते? सही मान लेते। अगला है गेहूं और जौ प्रमुख रबी फसलें हैं। गेहूं भी है, जो भी है रबी फसल है। दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? सही है। क्यों? मानसून की वर्षा के ठीक बाद। कैसे ठीक है? अरे आप ये बताइए, मानसून की वर्षा जो होती है, मानसून भारत में मई जून जुलाई में रहता है। अब ये बरसात, ये मानसून की बारिश निकल हुई है अभी, अब इसके ठीक बाद गेहूं कहां बोएंगे हम? बताओ कैसे ठीक होगा भाई? आप समझिए, अभी तो बीच में, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहीं नवंबर में जाकर के बोए जाएंगे। हाँ, इसकी जगह होता लौटते हुए मानसून के बाद, तो मैं सही मान लेता, क्योंकि लौटता हुआ मानसून का टाइम होता है सितंबर अक्टूबर, उसके बाद में तो हम सही मान लेते हैं। अच्छा, गलत समझ गए? तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा आपका?
केवल 2, ठीक है। चलिए, धान एक खरीफ फसल है, चावल खरीफ है, हाँ खरीफ है। कपास और गन्ना रबी की फसलें हैं क्या? नहीं, खरीफ की फसल। देखो गन्ना और वैसे जो है ना, गन्ना 12 मासी है, लेकिन फिर भी इसे किस में रख देते हैं? खरीफ। तो ये जो है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये है खरीफ। शहर वालों को बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। शहर वालों को दिक्कत ये होगी ना, उन्हें तो चलो, हमें थोड़ा बहुत चावल गेहूं का तो अंतर पता भी है, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा, मतलब देखने में पता होगा, पेड़ का अंतर नहीं पता होगा, पौधा कैसा होता है चावल और गेहूं। पता है कितने लोग हैं शहर के? छिताई करेंगे भी, छिताई जो गड्डियां छेदते हैं नीचे, भारतीय, अगला है भारतीय कृषि मुख्यतः मानसूनी और मौसमी है। मानसूनी तो है, मौसमी भी है, सीजनल है। आप देखिए 3 अलग अलग उसमें होता है, तो इसे भारत मुख्यतः है, मुख्यतः आ गया। वैसे जब भी आता है तो कई बार सोचने मजबूर, एक ही फसल प्रणाली अपनाई जाती है, एक ही नहीं होती भाई, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा? केवल एक। निम्न खरीफ फसलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खरीफ तुरंत माइंड में आना चाहिए, चावल, ठीक है, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, ये सब फसलें, मैक्सिमम दालें भी इसी में आ जाती है, ठीक है। इनकी बुआई जून जुलाई में होती है, सही है। इन्हें मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये मानसून के बाद ही बुई जाती है, तो पानी नहीं होगा तब तक कोई नहीं जाएंगी। धान और मक्का खरीफ फसलें हैं, सही है। इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है, जून जुलाई में होगी, अगस्त सितंबर, हाँ उसी समय होगी। और उसके बाद में क्या बो देंगे इसमें? रबी की फसल, यानी गेहूं को बो दिया जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? बी। हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, श्वेत क्रांति का संबंध उत्पादन, जी ठीक है। हरित क्रांति से कुछ बेसिक से क्वेश्चन याद रखना। भारत में कब शुरुआत हुई? 1967, 66-67 में शुरू हुई। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पहला, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर किसे कहते हैं? नॉर्मन बारलॉग। भारत के लेवल पर किसे कहते हैं? भारत में जनक किसे कहते हैं? कौन? MS स्वामीनाथन। क्यों कहते हैं? ये क्या थे? ये थे कृषि वैज्ञानिक। उस समय पर राय इनको ही दी थी इंदिरा गांधी ने, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक। एक पूछेगा ये नाम किसने दिया? हरित क्रांति नाम किसने दिया? नाम, तो ये हरित क्रांति नाम किसने दिया है? विलियम गैड। विलियम गैड। ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, हरित क्रांति नाम किसने गढ़ा था? ये नाम किसने दिया था? ये विलियम गैड ने दिया था, ठीक है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति जो है वो 2 हुई है। पहली वाली जो थी वो किससे संबंधित है? वो गेहूं से थी। और जो सेकंड वाली हुई थी वो संबंधित थी किससे? चावल से। अब 1 मिनट मेरी बात सुन लो, हरित क्रांति क्या है? भारत में जब 1965 से पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो यूएसए ने हमें गेहूं देने से मना कर दिया। हमने सोचा कि यार ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे पौधे अपनाते हैं जिससे कि ज्यादा उत्पादन हो। तो हमने हाइब्रिड पौधों को अपनाया। सबसे पहले हमने गेहूं के हाइब्रिड पौधों को अपनाया, उसे कहा गया पहली हरित क्रांति, जो 1967 में। आगे चल के हमने चावल के हाइब्रिड पौधों को अपनाया। हाइब्रिड का मतलब उन्नत किस्म के बीज। तो उन्नत किस्म के बीजों को, अच्छा इनकी खास बात क्या थी? जो इनका पेड़ होता था वो बोना होता था, बोना। तो जो आज हम गेहूं बोते हैं ना, वो हाइब्रिड फसल है। उससे क्या होता है? उत्पादन ज्यादा होता है। तो जिस समय भारत ने उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों को अपनाया, उसे क्या कहा गया? पहली हरित क्रांति कहा गया।
इन बीजों को बनाने का श्रेय किसे दिया गया, मतलब खोज का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया, और यही कारण था इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल भी दिया गया। अब बात आती है जी, शांति के क्षेत्र में नोबेल क्यों दिया इनको? क्योंकि भैया खाद्यान्न समस्या इन्होंने दूर कर दी ना। अगर ये नहीं करते तो आने वाले समय में संघर्ष होता। एक भूमि जिसमें 1 कुंटल उत्पादन था उसमें 4 कुंटल होगा, तो सीधी सी बात है खाद्यान्न संकट टल गया। तो खाद्यान्न संकट टला मतलब शांति बनी, और इसलिए इन्हें क्या दिया गया, शांति का नोबेल। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? पहला ही ऑप्शन कृषि के क्षेत्र में। लोग पहले टच करेंगे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता। दूसरा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता, अर्थशास्त्र में इनको नहीं मिला, इनको मिला था शांति के क्षेत्र। इतने क्वेश्चन हरित क्रांति से आ सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हाँ, कुछ हद तक ये काम हुआ है। हालांकि हमारी हरित क्रांति जो सक्सेस हुई है ना, वो भारत के उत्तर पश्चिम में हुई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सक्सेस हुई है। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। बिल्कुल। कब हुई? 1970 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, और इसे चलाने का श्रेय किसको दिया गया था? वर्गीज कुरियन। ध्यान रखिएगा, वर्गीज कुरियन जो है उन्हें श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई थी? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से। ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से था, और ये कब हुआ था? 1970। फिलहाल यहाँ क्या आंसर होगा? दोनों सही हैं। आंसर होगा दोनों, 1 और 2 दोनों। क्लियर? 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट, आगे बढ़े। आज पूरा होना भारी हो जाएगा वगैरह। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नीली क्रांति का संबंध जलीय जीवों, मछली पालन से है। पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने से है। नहीं यार, खाद्यान्न से नहीं है, बल्कि किससे है? तिलहन फसल से है ना। पीली सरसों होती है, तो तिलहन से है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है। तो नीली क्रांति जो है वो मछली पालन से है, लेकिन पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन से नहीं है, बल्कि किससे है? तिलहन से है। तिलहन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। गलत। ये तो हरित क्रांति के जनक थे, भारत में कृषि वैज्ञानिक थे। ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व वर्गीज कुरियन ने किया था। ये दूसरा वाला सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2, पहला वाला गलत है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, सही है। सुनहरी क्रांति बागवानी शहद उत्पादन से, सही है। सुनहरी क्रांति जो है वो इससे संबंधित। एक है गोल्डन फाइबर क्रांति, ये किससे है? कपास से, जूट से? जूट से, जूट से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? 1, 2, 3। ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य, पीली क्रांति ये, श्वेत क्रांति पशु, मतलब दुग्ध उत्पादन पशु से तो होगा यहाँ, मतलब दुग्ध उत्पादन से। 1 मिनट, गेहूं उत्पादन। अब क्या है? सुमेलित नहीं है, तो अब क्या उठाएंगे? सी। मतलब ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा मत करना, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब ऑप्शन देख के हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है फिर इसे काट दीजिए। दुग्ध उत्पादन आ जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, अरे जल्दी बताओ, गोल क्रांति किससे है? आलू से। काली क्रांति कपास से या पेट्रोलियम से? पेट्रोलियम पदार्थ से है काली क्रांति। गुलाबी प्याज से भी है और झींगा से भी है। झींगा, प्याज भी और झींगा भी। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति, काली क्रांति। एक वो लिख लेना आप, रजत क्रांति, अंडा। एक रजत फाइबर क्रांति, रजत फाइबर क्रांति, ये है कपास। एक है गोल्डन फाइबर क्रांति, फाइबर क्रांति, ये है जूट। जूट। गोल क्रांति आलू से है, काली क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ से है।
ठीक है, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगे से है, रजत क्रांति अंडे से है, रजत फाइबर क्रांति कपास से है, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से है। और कौन सी बच गई? लाल टमाटर से है और मांस से है। लाल अगर पूछे तो टमाटर और मांस, टमाटर व मांस। और बताओ और कौन सी? सलेटी, बैंगनी किससे है? किससे? लेवेंडर के फूल से। ठीक है, बैंगनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ एक है ग्रे 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 क्या बोलते हैं उसको रंग को यार, ऊसर क्रांति है ऐसे चलोगे, किससे है? ग्रे क्रांति, धूसर क्रांति बोलते हैं सर, धूसर। उर्वरक से है, उर्वरक क्रांति, उर्वरक क्रांति ग्रे। और बताओ बादामी क्रांति, बादामी, बादामी ये किससे है? मसाले से, बादामी क्रांति। ठीक है, मैंने सुनी भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही तो बादामी क्रांति। हाँ मतलब अब देखो बहुत ऐसे, एक इंद्रधनुष क्रांति है। इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि उत्पादों से संबंधित है। ठीक है, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस, मुझे लगता है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ देगा इतनी क्रांतियों से। ठीक है, ये यही तो है पढ़ाने में जो सब पढ़ा दिए, लेकिन इसमें मेन मेन जो है जितनी हमने पढ़ी है सब मेन ही है मेरे हिसाब से। ये भी पूछ रखी है काली क्रांति, पूछ रखी है। ठीक है, चलिए सुनहरी क्रांति, सुनहरी बागवानी से संबंधित है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दोनों एक वर्गीय कुलीन की भूमिका थी। आंसर क्या होगा? सी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कपास का गोल्डन फाइबर या रजत फाइबर? रजत फाइबर। गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति, बागवानी से सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा सही है? यह प्रारंभ में गेहूं के उत्पादन पर केंद्रित थी, सही है। इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक रहा, सही है। इन राज्यों में ज्यादा सक्सेस हुई थी, बाकी में नहीं हुई थी। ठीक है, उसके कई सारे रीजन थे, भूमि सुधार कानून, ये वो सब। नेक्स्ट, नीली क्रांति, हरित क्रांति गेहूं उत्पादन, श्वेत क्रांति सुनहरी क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति। क्या होगा आंसर? सी। गलत चुनना है ना, क्योंकि सुनहरी क्रांति किससे है? बागवानी से। ठीक है, खत्म नहीं हो रही है। तिलहन से पीली क्रांति। नील में से योजना के अंतर्गत भारत में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई। ऑपरेशन, एक है ऑपरेशन व्हाइट। ऑपरेशन व्हाइट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कर दूंगा अब तो मैं, देखो तो बीच में झटका थोड़ा था, अब हम कर लेंगे टाइम से। अगला है, नील में से कौन सा कथन सही? ग्रंथि और हार्मोन मतलब समझते हो? ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम निकालती है उनको हम कहते हैं, दो प्रकार की होती है ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा हार्मोन निकाल के ब्लड में छोड़ती है उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को या एंजाइम को किसी डक्ट के माध्यम से, अलग से कोई नली के माध्यम से कार्य स्थल पे छोड़ती हैं उसे कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि में जैसे लैक्राइमल ग्लैंड होती है आपकी आंखों में, आंसू आते हैं उससे निकल के, और भी चीजें निकलती है, तो वो क्या है? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ऐसी कान में होती है सेरेब्रस ग्लैंड, ये सब बहिर्स्रावी है। जितने शरीर के अंदर है, दिमाग में कहीं कहीं, वो सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो पहली है जी इंसुलिन, अग्नाशय का द्वारा स्रावित होता है। समझना, मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, बड़ा लंबा मामला हो जाएगा। देखो अग्नाशय से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है,
एक तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि शरीर की कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जी? अग्नाशय, पैनक्रियाज इसको कहते हैं। इसके दो प्रमुख हार्मोन हैं, दो प्रमुख हार्मोन है। एक का नाम तो याद रखना इंसुलिन, और एक का नाम याद रखना ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शुगर 120 से ऊपर नहीं जाने देता, नहीं जाने देता, और ये 80 से कम नहीं जाने देता, कम नहीं होने देता। क्या माजरा है? एक मिनट में सुनना। जितनी चीज भी आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, मीठा या कुछ भी आप अनाज खा रहे हो, वो लास्ट में जाके ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में करता है काम ईंधन का। कोशिका में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकलती है। अब जैसे आपने कुछ भी खाया तो ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंचेगा। जैसे ही रक्त में 120 लेवल पर आपका शुगर पहुंचेगा, ठीक है, इसका मापने का तरीका होता है आपका क्या बोलते हैं, जैसे इसे मापते हैं 80 से 120, यानी मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। तो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। अब होता क्या है कि जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज जानी शुरू होगी और जैसे ही वो टच करेगी, ज्यादा बढ़ेगी, 120 आएगी, तो अब तुरंत अग्नाशय क्या करेगा? इंसुलिन निकाल देगा। क्या होगा? इस जितनी भी बाकी की ज्यादा ग्लूकोज होगी वो उसको सबको पकड़ेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज को बदल देगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन मान लो ऐसे बंडल बना दिया, जोड़ के एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट बना दिया, और इसको फिर वो रख देगा यकृत में। कौन? इंसुलिन। कि भाई इतने की जरूरत नहीं है, 120 से ज्यादा वाला कहां रहेगा? लीवर में रहेगा। अब मान लीजिए आदमी ने मेहनत करनी शुरू करी, दौड़ना शुरू करा, तो अब ग्लूकोज खर्च हुआ, 120 से लेवल नीचे आ गया। जैसे ही 80 पे आएगा तुरंत एक्टिव हो जाएगा ग्लूकेगॉन, ये भी अग्नाशय निकालता है। ये क्या करेगा? अब यकृत के दरवाजे खोलेगा, उसमें से ग्लाइकोजन निकालेगा, उसको ग्लूकोज में तोड़ेगा, उसको ब्लड में मिला देगा। सीधा गेम। जितना ज्यादा कार्ब्स खाओगे, ग्लूकोज लोगे, 120 से ऊपर वाली मात्रा को इंसुलिन कवर करके रख देगा लीवर में। और जब ज्यादा मेहनत करोगे तब ऐसे में ग्लूकेगॉन क्या करेगा? लीवर से निकाल करके उसे ब्लड में तोड़ देगा। ये पूरा गेम चलता रहता है, और ये दोनों हार्मोनों का गेम किससे होता है? अग्नाशय से। अब आप मुझे बताओ, अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में घट जाए तो क्या होगा? अरे इंसुलिन अगर ना निकले तो क्या होगा? तो आप कहेंगे ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड से लीवर में जा रही है ग्लूकोज, वो नहीं जाएगी, यानी ब्लड में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, 120 से 130, 140, 150, 160, 170। इसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो गई है, इसे कहते हैं हाई डायबिटीज या हाइपरग्लाइसीमिया। मान लो आदमी दौड़ रहा है और अब बॉडी में 80 तक पहुंच गया मामला, ये निकला ही नहीं, तो अब 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब 80 से कम हो जाती है ग्लूकोज की मात्रा रक्त में, उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो डायबिटीज। तो दो प्रकार की डायबिटीज होती है, एक हाई डायबिटीज, एक लो डायबिटीज। अगर इंसुलिन कम होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर ये कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब 80 से कम। तो दो बीमारी यहां पर ही रखिएगा, अगर ये कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया, इसे बोलते हैं लो डायबिटीज। और अगर ये कम हुआ, ये कम की बात चल रही है, अगर ये कम होंगे तो तब होगा हाइपरग्लाइसीमिया। तो समझ गए? अब आपसे मैं कहूं बताओ डायबिटीज किसकी कमी से होती है? डायबिटीज है, ये है, इसे कहते हैं डायबिटीज, किसी कमी से होती है? क्योंकि जो चीज उसे कन्वर्ट करने वाली है वो है ही नहीं, ठीक है। जिसकी लो डायबिटीज होती है वो किसी कमी से होती है? वो ग्लूकेगॉन की कमी से होती है।
दोनों ही हार्मोन कौन निकालता है? अग्नाशय निकालता है। तो पहला है इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। एड्रेनलिन, इसे एड्रेनलिन कहते हैं, हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। एक्चुअली एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में सुन लो। यहाँ पर आपकी ग्लैंड होती है पीछे किडनियों के ऊपर, किडनी होती है ना यहाँ, इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पर होती है आपके कमर में पीछे की साइड किडनियों के ऊपर, और ये ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन तब निकालती है जब आपके सामने कोई खतरा आ जाता है। खतरा मतलब जैसे मान लो कि सामने अचानक जा रहे हो, आपको लगा बरसात का समय, अचानक जा रहे हो, आपने देखा लंबा सा वो सांप है, तो जैसे ही सांप आपने देखा तो अचानक हो जाता है अंदर रोंगटे खड़े हुए, सांस हार्ट बीट बढ़ गई। तो ये पता है किसके हुआ है? एड्रेनलिन से हुआ है। कि अचानक मान लो आप थे, किसी ने डरा दिया, या आप सोचे आप घर में अकेले बैठे हुए और अचानक तेजी के साथ कांच टूट गया, तो आम भाषा में इसे कहते हैं डर गया। तो ये जो होता है ये किसके कारण से होता है? एड्रेनलिन के कारण से होता है। एक कुत्ता पड़ जाए किसी के पीछे, लड़ाई हो जाए, तो जब कभी खतरा आता है सामने तो एक्टिव होता है एड्रेनल ग्लैंड, और कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन। इसलिए जब कभी एड्रेनलिन निकलेगा ना तो आपकी बॉडी में कुछ चेंज आएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, लड़कियों की ज्यादा ही बढ़ जाती है एड्रेनलिन के कारण से, तो हार्ट फेल हो जाता है, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस हो जाएगी, पुतली फैल जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। तो उसे कहते हैं बड़ा डरा हुआ है। पुतलियां तक फैल जाएंगी, जो आंखों के अंदर पुतली है वो फैल जाएंगी। इसलिए पुतली देख के आदमी ये बता देता है किसकी पुतली वो कहते हैं, कहावत है, तेरी आंखों में डर नहीं दिखाई दे रहा। तो आंखों में डर आपको इससे पता चलेगा कि ये वाला भाग है ना, ये अंदर एक काला सा ऐसे होता है, ये अगर ये किसी की चौड़ी हो रखी है, इसका मतलब पुतली फैल रखी है, इसका मतलब उसकी बॉडी में एड्रेनलिन निकला है। और ये कब निकलेगा? जब वो डरा है, नहीं तो निकलेगा ही। इसलिए आंख देख करके ये समझ में आ जाएगा किसी की कि इसकी आंखों में डर है कि नहीं है। मूवी नहीं देखते साउथ की, भाई मैंने इसकी आंखें देखी, उसकी आंखों में इतना भी डर नहीं है, नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों सही है। ध्यान रखना, एड्रेनलिन हार्मोन को भागो उड़ो मारो हार्मोन कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा भागो उड़ो मारो हार्मोन किसे कहते हैं? भागो उड़ो मारो हार्मोन। रीजन, आदमी डरेगा या तो भागेगा या उड़ेगा, मतलब भागते हुए उड़ेगा या फिर मारेगा। या तो लड़ाई होगी तो लड़ लेगा सामने वाले से, और या फिर भागेगा, और भागेगा तो ऐसा भागेगा कि उड़ेगा। एक बार आपको फील नहीं होता कुत्ता पीछे पड़ जाए कि भाई मुझे पता नहीं चला मैं इतना कैसे भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की चयापचय, उपापचय बोलते हैं इसे, मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, और जो कौन सी ग्रंथि निकालती है? थायराइड ग्रंथि निकालती है। और थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? गले में। तो गले में जो होती है ना, वो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड एच अक्षर के समान होती है देखने में, महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है, ये हार्मोन निकालती है, इसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। यही वो हार्मोन है जिसके निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी होता है, और जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ग्रंथि सूजने लगती है, थायराइड ग्रंथि, जिसे घेंगा कहते हैं, गोइटर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। थायरॉक्सिन हार्मोन जैसी बॉडी में कम होता है तो आपकी बॉडी में सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड सिम्टम आ जाते हैं, भूख लगनी बंद हो जाती है, अजीब सा दिक्कत होती है, और जब आप चेक कराते हैं डॉक्टर कहता है कि आपको थायराइड हो गया है। थायराइड हो गया मतलब समझ जाओ बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और ध्यान रखना, थायरॉक्सिन की कमी के कारण से इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, बच्चे को जन्म देने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, बांझपन आ जाता है महिलाओं में। किसी महिला को अगर थायराइड है तो उसको बच्चे नहीं होंगे जब तक वो टैबलेट ट्रीटमेंट नहीं लेगी। और बच्चा मंदबुद्धि होते हैं, अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी बॉडी में तो बच्चे मंदबुद्धि होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, थायरॉक्सिन आयोडीन की उपस्थिति में बनता है, सही है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाँ, ये कहाँ होती है? दिमाग में होती है, मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में होती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई सारी ग्लैंड को क्या करती है? कंट्रोल करती है, कई सारे हार्मोन निकालती है।
एड्रिनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है, ठीक है। ऐसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है। तो कई सारे ऐसे हार्मोन जो हमारी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं वो निकालते हैं। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली में भूमिका निभाती है। पहले तो कहां होती है थाइमस ग्रंथि? सीने में। ये भी पूछ लेगा कि ये ग्रंथि कहां होती है, तो सीने में होती है। आपने नाम सुना है टी लिम्फोसाइट? तो टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट थाइमस की वजह से पड़ा है। यानी WBC होती है ना, टी लिम्फोसाइट जो पहचानती है वायरस को, तो वो रियल में उनमें जो मैच्योरिटी आती है वो थाइमोसिन हार्मोन के कारण से आती है। और थाइमोसिन हार्मोन कौन निकालता है? ये थाइमस ग्रंथि निकालती है। टेस्टोस्टेरोन स्त्रियों में प्रमुख यौन हार्मोन है। ये तो नहीं, ये तो पुरुषों में होता है भाई। महिलाओं में तो एस्ट्रोजन होता है, तो ये तो पुरुषों का सेक्सुअल हार्मोन है। महिलाओं में जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। सही है? सही, ठीक है, ये भी सही है। तो ऐसे में गलत क्या है आपका? ये है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन को जो निकालते हैं ना, वो वृषण निकालते हैं, टेस्टिस, वृषण, ठीक है। जिनकी पुरुषों में 2 अंडाकार संरचना में होते हैं उन्हें वृषण या टेस्टिस कहते हैं, वो निकालते हैं टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है ये निकालता है ओवरी। महिलाओं में ओवरी के द्वारा जो सिक्रीशन होता है वो एस्ट्रोजन का होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए महिलाओं में एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण के लिए कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ तक कि मसल बिल्डिंग के लिए भी जो डेवलप करता है ना, जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। इसलिए महिला चाह करके भी कभी पुरुषों जैसा शरीर नहीं बना पाएंगी। पुरुष 6 महीने जो एक्सरसाइज करके अपने बॉडी बना सकता है, महिलाएं 6 साल में वैसा मसल्स डेवलप नहीं कर सकती। उसका सबसे बड़ा रोल है टेस्टोस्टेरोन। और जब महिलाएं बॉडी में इंजेक्ट करती हैं अलग से टेस्टोस्टेरोन, ऐसे देखा होगा आपने, बॉडी बिल्डर करती, तब उनका फेस कट आप देखिए पुरुष जैसा बनना शुरू हो जाएगा। यानी पुरुष तत्व जो पुरुषों में होता है वो इसके कारण से होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण से। समझ रहे हो नहीं? अब तुम नशा कर करके इसे खत्म कर लो, पुरुष तत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस बनाते हैं। सही है कि गलत? सही है। एस्ट्रोजन अंडाशय ओवरी, सही है। और 2 क्लियर। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज। सही है गलत? सही। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। हाँ, यहां होती है। सही, गर्दन के गला कहना चाहिए था। एड्रिनल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। यहां होती है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर होती है भाई। तो ये वाला गलत है। ग्रोथ हार्मोन बच्चे की लंबाई को प्रभावित करता है। हाँ, ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमेटोथ्रोपिन। सोमेटोथ्रोपिन। और ये हार्मोन पता है कौन निकालता है? ये निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सोमेटोथ्रोपिन हार्मोन निकालती है, इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अगर ये बॉडी में ज्यादा बनेगा ना तो शरीर हो जाता है दैत्याकार, गोरीले की तरह। तो आपने कुछ लोग देखे होंगे 6-7 फीट के हो जाते हैं तकड़े से, कुछ खाए ना खाए, कुछ मत दो उन्हें खाने होने को, वो तब भी ऐसे बढ़ते हैं। उसका रीजन होता है ग्रोथ हार्मोन। कई लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग से ग्रोथ हार्मोन लेते हैं, इनको GH कहते हैं। GH अगर आप लोगे ना तो शरीर का हर पार्ट बढ़ेगा, यानी अमाशय भी बढ़ जाएगा, फेफड़े भी बढ़ जाएंगे, दिल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कई लोग आपने देखे होंगे जिम वाले होते हैं, उनका जो पेट होता है वो एब्स होंगे लेकिन पेट बाहर निकला हुआ होगा एब्स के साथ। रीजन क्या है? उनका स्टोमक बढ़ गया है, उनका मांस ही बड़ा हो गया है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत जो है वो देखने को रहती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। सही है। एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन एड्रेनालिन शरीर को तनाव की स्थिति में ऊर्जा देता है। हाँ, ये काम करता है, ठीक है। तो ये भी सही है दोनों। आंसर क्या होगा? दोनों, 1 और 2, सही है। नेक्स्ट, अगला, इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किस ग्रंथि से होता है?
इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? किससे होता है? अग्ना से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन और लिख लेना, एक लिख लेना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मेन तो ऑक्सीटोसिन। सोमेटोथ्रोपिन मैंने आपको बता दिया। ये जो ऑक्सीटोसिन मेन है, ये ध्यान रखना। इसको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया इसे कई बार बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, इसे टच हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? ये वो हार्मोन है जब बच्चा अपनी मां को छूता है तो माता की स्तन ग्रंथियों में दूध आ जाता है बच्चे के लिए, इसलिए इसे टच और लव हार्मोन कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय भी ये वाला हार्मोन लेबर पेन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रसव पीड़ा मतलब जो माता को दर्द होता है 90 महीने पूरे होने पर, तो ये हार्मोन के निकलने से होता है। ये हार्मोन जब भी बॉडी में निकलेगा तो मसल्स सिकुड़ेंगी, तो जब ये हार्मोन 9 महीने पूरा होने पर निकलता है तो इससे गर्भाशय सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो बच्चा धीरे धीरे जो है वो आपका जन्म लेने की कोशिश करता है, तो उससे पेन होता है। डॉक्टर अब इंजेक्शन मार देते हैं इसका, अब जैसे मारते हैं तो आधे घंटे बाद दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक हार्मोन और निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन, जिसके कारण से पेल्विस का आकार बड़ा होता है, नहीं तो बच्चे का जन्म ही नहीं होगा। क्या हो गया? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है तब जब अपने आप नेचुरल ऑक्सीटोसिन निकलता है, और उसके वो ओवरी के द्वारा निकाला जाता है, जिससे कि सामान्य तौर पर बच्चा जो जन्म ले रहा है जिस मार्ग से, वो मार्ग में जो पेल्विस है उसका आकार बढ़ जाए, क्योंकि नॉर्मल उसका इतना आकार नहीं होता कि वहां से एक बच्चा जन्म ले सके। अब डॉक्टर मार देता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, इससे हो जाती है प्रसव पीड़ा स्टार्ट। रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा नहीं तो अब बच्चे को जन्म लेने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। डॉक्टर तुरंत उठाएगा चाकू, कट मारेगा, बच्चे को निकाल देगा पेट से ऑपरेशन करके। तो इसलिए हम देखेंगे जब हम अगर बच्चे को, माता को दर्द होने से पहले अगर आप ले गए हॉस्पिटल में तो लिख के ले लेना, बच्चा जो है वो आपका ऑपरेशन से होगा। और अगर आप दर्द के बाद समय लेके गए हो तो उस समय पर क्या होता है, पहले से ही है तो वो फिर नेचुरल ही ज्यादा चांस रहती है कि बच्चा। लेकिन लोग आजकल थोड़े ज्यादा डरते हैं, डर रहता है कोई बात ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन ये ध्यान। अच्छा, इसी का प्रयोग ये करते हैं यार दूध वाले, गाय भैंस के लगा देते हैं, इसे गाय भैंस के लगा देते हैं ज्यादा दूध निकालने के लिए, यहां तक कि लौकी तोरी में भी लगा देते हैं इसको। ठीक है, जो ये बागवानी करते हैं ना, ये एक रात में लौकी लंबी कर दी, ठीक है, तो ये सब भी इसी से होती है, ऑक्सीटोसिन से। इसका कॉमर्शियल यूज भी होता है। ग्वाले प्रयोग करते हैं ज्यादा दूध निकालने के लिए, क्योंकि इससे मसल सिकुड़ती है। अब लगा दिया गाय भैंस के तो उससे मसल सिकुड़ी, जितना दूध है सब निकाल लिया, ठीक है, और उसमें भी लगा देते हैं लौकी वोकी में। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट चलिए आगे। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन सा है? आयोडीन। नींद में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, तनाव प्रतिक्रिया। देखो, टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन लक्षण है, सही है। तनाव प्रक्रिया में एड्रेनलिन, एक रक्त शर्करा में नियंत्रण इंसुलिन करता है, थायरॉक्सिन जल संतुलन का काम, ये इसका मेटाबॉलिक का काम है। ठीक है, ये मेन काम करता है। नेक्स्ट अगला, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट, ठीक है, प्रतिक्रिया में शामिल होता है? कौन सा होगा? एड्रेनलिन। ठीक है, लड़ो और उड़ो, लड़ो में उड़ो, ठीक है, हार्मोन किसे कहते हैं? लड़ो उड़ो मारो हार्मोन कौन है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि गलत, ये तो बहुत छोटी सी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है। सबसे बड़ी अगर आपसे ग्रंथि पूछे ना अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप क्या लगाना? यकृत लगाना। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर।
ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2। अब है जलधाराएं वाले क्वेश्चन। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि कल ही करा दूंगा इसको मैं आपको। हाँ, जलधारा मुझे समझाना पड़ेगा, जलधाराएं मतलब डायग्राम वर्ड मैप बना के बताना पड़ेगा, और इसके लिए दिमाग फ्रेश चाहिए तुम्हारा। मतलब मैं आंसर लगवा दूंगा, फायदा नहीं, मुझे 10 मिनट पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें टॉपिक। कल पहले पढ़ा दूंगा, 5 बजे पढ़ा दूंगा, फिर बाद में आगे देख लेंगे क्या। चलिए फिर कोई बात नहीं, अपना रखते हैं।